हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास का 11th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डील करेंगे बेटा, जो बायोटेक्नोलॉजी, सबसे पहले आप लोग समझो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। नाम से पता चल रहा है बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को टेक्निकली क्या कर देना, चेंज कर देना, अल्टरनेशन उसके अंदर पोस्ट कर देना, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके द्वारा कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जो हमारी ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर कुछ एक टेक्निक्स का यूज करते हुए क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स एज वेल एज कौन कौन से प्रोसेसेस यूज की जाती है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, बायोटेक्नोलॉजी जो होती है एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है या बायोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं, जो डील करती है जिसमें कुछ एक टेक्निक का यूज करके हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर उसके द्वारा रिलीज किया हुआ कोई एंजाइम या फिर उसके द्वारा कोई भी बॉडी का पार्ट जो होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बेसिस पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद उससे एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। वो प्रोसेस क्या बोली जाती है, बायोटेक्नोलॉजी। इस बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग वही प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जो हम इंसानों के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं, वो प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, वो वैक्सीन हो सकती हैं, वो कुछ एक बायोकेमिकल्स, चीजें हो सकती हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एंटीडोट्स तैयार कर सकते हैं। अब आपको इतना तो पता ही है कि वैक्सीन जो, जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो को जो फैलाता है उस पैथोजन को हम लोग क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, या फिर वीक फॉर्म में पोलियो की जो बूंदे या ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या कर दी जाती हैं, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ऑलरेडी या फिर इंजेक्शन से प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर या उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, वो एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं उसके अगेंस्ट, यानी पोलियो के अगेंस्ट। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो किसने प्रोवाइड की थी बेटा, कार्ल इरेकी ने। किसने प्रोवाइड की थी, कार्ल इरेकी ने इन 1919 में। ओके, अब जो पर्टिकुलर मॉडर्न डेफिनेशन होती है बायोटेक्नोलॉजी की वो किसने प्रोवाइड की है, EFD, जो कि यूरोपियन फेडरेशन होती है इसमें बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर। अब उन्होंने क्या डेफिनेशन प्रोवाइड की है, उन्हें साफ साफ ये बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स। वो सेल भी हो सकते हैं या उस ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स भी हो सकते हैं, और उनको मॉलिक्यूलर एनालॉग्स के बेसिस पर क्या कर दिया जाता है, प्रोडक्ट्स तैयार कर दिए जाते हैं, किस चीज के लिए, हमारी सर्विस के लिए। दैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर ऑर्गेनिजम्स को या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को या उसके द्वारा रिलीज किया हुआ कोई भी एंजाइम या कोई पार्ट या फिर कोई भी टॉक्सिन, उसको हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक्स की मदद से चेंज कर देते हैं एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट के अंदर, जो कि कंप्लीट हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। ओके, थैंक यू। देखो बेटा, अब जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। जैसा हमने बताया कि 11th चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो टाइप की टेक्निक्स यूज की जाती है बेटा। द टू कोर टेक्निक्स दैट डेवलप्स मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसमें जो मॉडर्न क्या होती है, टेक्निक्स होती है, जो मेन टेक्निक बोली जाएगी वो है, एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, केमिकली या मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या किया जाएगा, जो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। आपको पता है डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म
या फिर एक्सेप्शन बात करें हम, आरएनए एक जेनेटिक मेटेरियल होता है किनका, बैक्टीरियाज का या फिर वायरसेस का। हम लोग बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी ऑर्गेनिज्म की डीएनए या आरएनए जो कि जेनेटिक मेटेरियल होता है उनके अंदर क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस पे मॉडिफिकेशंस करते हैं या फिर कुछ अल्टरनेशन कोर्स करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में चेंज करने के बाद उनको इंट्रोडक्शन करते हैं टू द अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या किया जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए या फिर आरएनए जो कि जेनेटिक मेटेरियल होता है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर दिया जाता है, अल्टरनेशन कोर्स कर दी जाती है या फिर कुछ एक चेंजेस कोर्स कर दिए जाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। उसके बाद उन चेंज्ड डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया उसमें फॉर एग्जांपल जो होस्ट के रूप में यूज किया जाएगा, उनको हम लोग किसी दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर वो जो डीएनए में चेंज किया गया था वो क्या करता है, होस्ट के डीएनए या फिर उसकी जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं या फिर उनके डीएनए कैरेक्टर्स जो होते हैं वो होस्ट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, ये तो बोला जाता है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या किया जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि एक टेक्निक बोली जाती है। दूसरी टेक्निक क्या होती है, अब हम लोगों ने अच्छे तरीके से चेंजेस भी कर दिए हैं, क्लोनिंग भी कर दी है बेटा। अब क्या किया जाएगा, जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसको स्टरलाइज्ड मेथड से, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, और हम लोग उस पार्टिकुलर टाइप को या उस प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ कराते हैं बड़े स्केल पर, और सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब्स या सेल्स को ही हम लोग लार्ज क्वांटिटी में क्या करेंगे, तैयार कराएंगे। किस मेथड में, बिल्कुल स्टरलाइज्ड मेथड में, और फिर उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के रूप में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने क्या तैयार किया, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद उस चेंज्ड डीएनए को हमने एक पर्टिकुलर होस्ट के अंदर डाला, जिसके बाद वो होस्ट क्या करता है, उसकी कॉपी करता है, और कॉपी करने के साथ साथ वो जो पर्टिकुलर डीएनए है वो होस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। फिर उसके बाद हम लोग जो पर्टिकुलर या फाइनल प्रोडक्ट्स जो हमें मिला है उसको हम स्टरलाइज्ड मेथड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में उस सेल को या माइक्रोब्स के अंदर क्या करते हैं, तैयार करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसे प्रोडक्ट को जो पूरे ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन या फिर एंजाइम्स। एंटीबायोटिक्स आपको पता है बेटा, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या कोई पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट यूज की जाने वाली केमिकल टैबलेट्स या फिर मेडिसिन, ये क्या बोली जाती हैं, एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन्स क्या होती है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने पोलियो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे पोलियो के जो भी पर्टिकुलर पैथोजन्स होते हैं उनको किल करके या वीक फॉर्म में क्या किया जाता है, ओरली या इंजेक्शन से प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडीज बनाकर बूस्ट अप की जाती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। फिर होते हैं कुछ एंजाइम्स जो आर्टिफिशियल तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं हम इंसानों के वेलफेयर के लिए। ये दो कोर प्रिंसिपल्स बोले जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन के बाद और फिर उसके बाद जो कोर टेक्निक्स हम लोगों ने की थी, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बेसिक स्टेप्स यूज किए जाते हैं द जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो बेसिक से स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर जीन या जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस कोर्स करते हैं, टेक्निक्स का यूज करते हैं, वो स्टार्ट होती है। देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमें किसको, पर्टिकुलर डीएनए को, जिसके पास हमारे डिजायरेबल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या है, सबसे पहले वो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म
ढूंढना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो क्या बोला जाता है बेटा, जो डिजायरेबल, जो हमें चाहिए होते हैं, उन जीन्स को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे डीएनए को किसके अंदर, होस्ट के अंदर, किसकी फॉर्म में, रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्म में। क्या किया जाता है, जो भी डिसेबल जीन्स होंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर, उस पर्टिकुलर जीन को या डिसेबल जीन्स को क्या कर लेते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमें कुछ और चीज उसके अंदर ऐड करनी है, वो ऐड करने के बाद क्या हो जाता है बेटा, वो बन जाता है आरडीएनए। क्या बन जाता है, आरडीएनए, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। नाम से पता चल रहा है, जिनको हम लोग फिर से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं, कोई भी एक पर्टिकुलर डीएनए, उस डीएनए के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ 2 कैरेक्टर्स ही मिले जो डिजायरेबल जीन्स को फॉलो करते हैं। किसी दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में से हमें कोई दूसरा पर्टिकुलर डिजायरेबल जीन्स मिले, हमें कोई भी एक, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, उन दोनों अलग अलग डीएनए के जो डिजायरेबल जीन्स होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। और ज्वाइन करने के बाद फिर किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, आरडीएनए। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें डिसेबल जीन वाले डीएनए को आइडेंटिफाई करना है, उनको रिकंबाइन करते हुए रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्म प्रोवाइड करनी है, और फिर उस आरडीएनए को या फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी पर्टिकुलर होस्ट के अंदर क्या कर देना बेटा, इंट्रोड्यूस कर देना या इंट्रोडक्शन करा देना है। फिर उसके बाद जैसे वो इंट्रोड्यूस होगा उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर, तो होस्ट के अंदर वो आरडीएनए क्या किया जाता है, क्लोन कराया जाता है उस पर्टिकुलर होस्ट के जरिए। और जैसे ही वो क्लोनिंग पर्पस वहां पर होगा, तो वही नेक्स्ट स्टेप आता है, इसमें मेंटेनेंस की जाती है डीएनए की होस्ट के अंदर और जीन क्लोनिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे होस्ट है, उस होस्ट में सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर आरडीएनए की ही क्लोनिंग कराई जानी होती है, और उसको हमें क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। जैसे ही वो क्लोनिंग होगी तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जीन ट्रांसफर कर लेते हैं उस पर्टिकुलर होस्ट में से, हम लोग उसको एक बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, और जीन ट्रांसफर करने के बाद क्या किया जाता है, उसको प्रोडक्ट का रूप दिया जाता है, जो हमारे इंसानों के या फिर कुछ एनिमल्स के मेडिसिन सेक्टर्स में एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन में या एंजाइम्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसका यूज किया जाएगा। ये सिंपल से स्टेप्स होते हैं जिसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं इन स्टेप्स के जरिए। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने अभी बात की ना, जो रिकम्बिनेंट डीएनए होते हैं, वो रिकम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले 1972 में सबसे पहले स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर, ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया सबसे पहले किसको, आरडीएनए को। किसको, आरडीएनए को 1972 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था, तैयार किया था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए है वो कौन सा था, ठीक है। देखो बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या बताया गया है कि हम लोग कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हैं किसी भी आरडीएनए की फॉर्मेशन के लिए या फिर उसको बनाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि स्टैनली कोहेन और उन्होंने क्या बताया था, फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में बताया था इन 1972 में, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए थे उस फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करते वक्त, वो कौन कौन से हैं वो यहां पर बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया, ठीक है। कहां से, जो सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम फिफ्थ के अंदर से लिया गया। देखो, सैल्मोनेला टाइफी एक टाइप का ऐसा बैक्टीरिया होता है जो टाइफाइड को कॉज करता है, ठीक है। उसके नेटिव प्लाज्मिड में से हम लोगों ने क्या लिया, एक जीन लिया जो कोड करता है इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो
सर्कुलर टाइफिन फिफ्थ है जो टाइफाइड को कोज करता है, उस टाइफाइड में जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उसके पास एक जीन होता है जो एनकोड करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। किसके पास? इसके पास, जो इसके नेटिव प्लाज्मिड के पास प्रेजेंट होता है। ये सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, अब जो प्लाज्मिड होता है वो क्या है? एक ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। देखो, नॉर्मल जो क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम के बारे में आपको पता है, क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स बोले जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोले जाते हैं, और यही क्रोमोसोम्स होते हैं जो जीन कैरी करते हैं और क्या कोज करते हैं? कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर कोज करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन तक भेजते हैं। तो वही क्रोमोसोमल डीएनए जो सर्कुलर टाइप का होता है वो इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट एक प्लाज्मिड के रूप में लिया है। ठीक है, फिर से बता देता हूं, इस फर्स्ट स्टेप में उन दोनों साइंटिस्ट ने एक सर्कुलर टाइफिन फिफ्थ के नेटिव प्लाज्मिड को लिया या फिर आइडेंटिफाई किया। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने उस प्लाज्मिड के पास क्या प्रेजेंट था? एक जीन था जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को क्या करता है? फॉलो करता है, या फिर उसके पास किसी भी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस क्या थी? प्रेजेंट थी। और जो प्लाज्मिड था सर्कुलर टाइफिन का, उस प्लाज्मिड के पास क्या प्रेजेंट है? वो अपने सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को लगातार क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है, यानी क्लोनिंग पर्पस उसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद जो डिजायर्ड जीन था, इसमें से जो डिजायर्ड जीन हमने लिया, कौन सा जीन लिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उस प्लाज्मिड में से वो कट कर लिया बेटा स्पेसिफिक लोकेशंस में से, यानी कि जो जो पार्ट हमें चाहिए होता था या चाहिए था उन्होंने वो क्या कर लिया? एक एंजाइम की मदद से, जिसका नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पर्टिकुलर साइट से किसी भी डीएनए सेगमेंट को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। जो मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए क्या कर सकता है? कट कर सकता है, जैसे कोई भी सीजर्स करती है। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उन्होंने उस प्लाज्मिड के डीएनए में से कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ले लिया। ठीक है, और वो कट कर दिया। कट करने के बाद जो कट किया हुआ डीएनए सेगमेंट था वो लिंक कर दिया उन्होंने प्लाज्मिड डीएनए के पास। कोई भी प्लाज्मिड डीएनए हो सकता है जो जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके अंदर वो जीन लिंक कर सकते हैं, और लिंक करने के बाद वो क्या बन जाता है? आरडीएनए बन जाता है। ठीक है, वो प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक किया, और लिंक करने के बाद हमने उसको किसी एक पर्टिकुलर होस्ट के अंदर क्या कर दिया? ट्रांसप्लांट कर दिया या इंसर्ट कर दिया। और वो होस्ट कौन था? ई कोलाई। कौन था? ई कोलाई। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन। और एक सिंबायोटिक एसोसिएशन क्या करता है? कोज करता है। ओके, क्या किया गया? जो प्लाज्मिड डीएनए था उसके साथ जो कट डीएनए रेजिस्टेंस जीन जो था उसको हमने क्या कर दिया? लिंक कर दिया। और लिंक करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया बेटा? लाइगेज। कौन सा एंजाइम यूज किया गया? लाइगेज एंजाइम यूज किया गया। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। ये ग्लू का काम करता है। ये पर्टिकुलर साइट से जो डीएनए होते हैं उन सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करने का काम कराता है, जो लाइगेज एंजाइम होते हैं। फिर जैसे वो होस्ट इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड को क्या कर दिया? एक आरडीएनए बनाने के बाद होस्ट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब वो इकोलाई, उन्होंने इकोलाई को होस्ट के रूप में क्यों लिया बेटा? क्योंकि जो ये इकोलाई होता है उसके पास मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, ताकि वो बड़े रेट पर या ज्यादा हाई रेट पर क्या कर सकता है? उस पर्टिकुलर जीन को मल्टीप्लाई कर सकता है या फिर क्लोन कर सकता है। इस तरीके से फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए क्या हुआ था? तैयार किया गया था। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।